ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं हम लोग ऑडिट के साथ। सबसे पहले तुम्हें स्क्रीन पे अभी कुछ शब्द नजर आ रहे होंगे, एक एक करके एक एक शब्द को पढ़ते हैं। सबसे पहला शब्द है यहाँ पर ट्रस्ट। क्या जानते हो तुम लोग ट्रस्ट के बारे में? भरोसा। तो यहाँ पर भरोसा मैंने लिखा हुआ है। तो भरोसा और ट्रस्ट में फर्क क्या है कि दोनों सेम चीज है? सेम चीज है। भरोसा मतलब क्या होता है? अब मत बोलना ट्रस्ट। दिस इज इक्वल टू दिस, ये एस्टेब्लिश हो चुका है। अब मुझे बताओ दोनों का मतलब क्या है? बेसिक शब्द है, बचपन से इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? एक एग्जांपल देता हूँ। तुमको फोन में मैसेज आया, 30,000 हैज बीन डिपॉजिटेड इन योर अकाउंट फ्रॉम ई कैश। अब क्या करते हो? इग्नोर क्यों? इग्नोर क्यों करते हो? कोई तुम्हें पैसा दे रहा है, तुम इग्नोर क्यों करना चाहते हो? तो अननोन है तो क्या विश्वास क्यों नहीं है उसके ऊपर? वो देने को तैयार है 30,000 रुपए, कोई भी हो, अनजान आदमी हो, पैसे दे रहा है, रख लो, दिक्कत क्या है? क्यों नहीं करते हो ये? आते रहते हैं रोज के रोज मैसेज, 5,000, 20,000, 30,000, 1 लाख। वाई नॉट? इससे कुछ लेना देना है उसका? नहीं। वो जो रैंडम से मैसेजेस आते हैं, उसका और इसका कोई लेना देना नहीं है। अगर लेना देना नहीं है तो एक्सेप्ट कर लो। क्या तुम वो मानने को रेडी हो कि तुम्हारे अकाउंट में 30,000? नहीं मान रहे? हाँ, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, ट्रस्ट क्या होता है? इज एनीवेयर ट्रस्ट रिलेटेड टू ट्रूथ? क्या ट्रस्ट और ट्रूथ रिलेटेड है? तो दिखाई नहीं दे रहा कब उखड़ा? क्या ट्रस्ट और ट्रूथ रिलेटेड है? कैसे? और जो झूठ बोलेगा उस पर यकीन नहीं कर सकते? क्या हम ये कह सकते हैं कि सच है तो ट्रस्टवर्दी है, सच नहीं है ट्रस्टवर्दी नहीं है? दोनों में टी आर यू कॉमन है, दैट स्टैंड्स फॉर सच्चाई। तो सच्चाई होगी तो भरोसा होगा, सच्चाई नहीं होगी, भरोसा नहीं होगा। तुम्हें पता है कि जो मैसेजेस आ रहे हैं तुमको, उसमें सच्चाई नहीं है। बोल रहे 30,000 पर देंगे क्या 30,000? नहीं। तुम उसके ऊपर क्या नहीं कर रहे हो? उसके ऊपर भरोसा नहीं कर रहे हो, तुम उसकी बात नहीं मान रहे हो। वो चाहे डिपिक्ट कर रहा हो कोई भी फैक्ट कि वो यहाँ पर 30,000 रुपये देगा, बट तुम उसके ऊपर यहाँ पर उसको सच नहीं मान पा रहे। बात समझ आ रही है? तो यहाँ पर क्या मिसिंग है? ट्रस्ट। ट्रस्ट या भरोसा और कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? बोलो बोलो। ट्रस्ट या भरोसा, इन शब्दों का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? हाँ, रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप्स में ट्रस्ट मतलब क्या होता है कि सामने वाला सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। उसी पे डिपेंड करता है कि ट्रस्ट है या नहीं है। तो इन ऑल ये दोनों चीजें किस पर डिपेंड करती है? ट्रुथ के ऊपर। ये चीज को एस्टेब्लिश कर देते हैं। नंबर टू, कॉन्फिडेंस। क्या कॉन्फिडेंस का इन दोनों से कुछ लेना देना है?
कैसे? ट्रस्ट है तो कॉन्फिडेंस रहेगा। मतलब कि अगर तुम्हें यहाँ पर ट्रस्ट है कि चीजें सच है, तो तुम्हारा उसके ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। तो इमेजिन कल को जाकर के मैं तुम्हें बोलता हूँ कि मैं तुम्हें 30,000 रुपए दूंगा। अब मुझे बताओ, क्या तुम्हें ट्रस्ट है? क्या तुम्हें मुझ पे ज्यादा कॉन्फिडेंट है या एसएमएस पे ज्यादा कॉन्फिडेंस है? मुझ पे कॉन्फिडेंस है, ठीक है। बट क्या मैं भरोसे लायक आदमी हूँ? क्या मैं टाइमली अपने कमिटमेंट्स को पूरा करता हूँ? नहीं। तो क्या मैं भरोसे लायक आदमी हूँ? हाँ या ना? नहीं ना। जो चीज भरोसे लायक हो, यानी कि वो ट्रस्ट डिजर्व करती हो, उसे हम बोलते हैं रिलायंस। तो जो चीज ट्रस्ट डिजर्व करती है, उस पर अगर मैं कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ सकता हूं, तो यानी मेरे को उस चीज के ऊपर पूरा पूरा विश्वास है। उस चीज के रिगार्डिंग में पूरी तरीके से निश्चित। निश्चित मतलब स्ट्रेस फ्री। मुझे उस पे पूरा भरोसा है, कोई दिक्कत होने वाली, बराबर। तो अब मैं इस चीज को तुम्हें क्यों बता रहा हूँ? तो उसके लिए मैं तुम्हें एक चीज दिखाना चाहूंगा। ये लोगो, क्या? इस लोगो में सी मतलब चार्टर, ए मतलब, नो बहुत सीधे हो, सी से बहुत सही जवाब दिया तुमने। ठीक है, सी मतलब चार्टर्ड, ए मतलब अकाउंटेंट। ये तो अपनी कंट्री है। ये क्या है? इंडिया का फ्लैग मत बोल। ऑडिटिक, नहीं। ये क्या है? देखो, लोगोज में जब भी चीजें रहती है तो ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं रहता है, कुछ चीज को डिनोट करता है। क्या डिनोट करता है? लोग क्रोनोलॉजिकली नहीं सोचते क्या? हाँ। नहीं, वो तो पहले ग्रीन टिक था, फिर बाद में अभी वो 75th ईयर हुआ तो उसके बाद उसको। अब बताओ। मुझे लगता है चार्टर्ड अकाउंटेंट सिर्फ ऑडिट करते हैं क्या? फिर ये क्या हो सकता है? अभी हमने क्या डिस्कस किया? अब बताओ ये क्या हो सकता है? फिलोसॉफिकली सोचा करो। ऐसा अभी ऐसा क्या बोलते हैं उसको, बहुत ऐसा मटेरियलिस्टिक मत सोचो। फिलोसॉफिकली क्या हो सकता है? क्या हो सकता है ये टिक मार्क क्यों है? क्या डिनोट करता है ये? क्या ये डिनोट करता है भरोसा? ऐसे बात करो ना, मजा आएगी। क्या डिनोट करता है ये? भरोसा। मतलब हमारे लोगों में ही हमने ये डिनोट कर दिया कि हम यहाँ पर क्या देंगे। हमारा काम ही क्या है? भरोसा दिलाना। भरोसा दिलाना मतलब क्या होता है? आश्वासन देना। आश्वासन देने को हम क्या बोलते हैं? भरोसा दिलाना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, तुमको एसएमएस आया 30,000 रुपए का, मैंने आकर के बोला नहीं नहीं, बिन है, रिप्लाई दे दो। मैंने आकर के तुम्हें क्या किया? भरोसा दिलाया, आश्वासन दिलाया कि अब तुम क्या करो, से बात कर लो। तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का यही काम होता है कि वो आए और लोगों को आश्वासन दे और भरोसा दिलाए। इस चीज को हम बोलते हैं अश्योरेंस। क्या बोलते हैं हम उसे? अश्योरेंस। कि हम उसे क्या दिलाए? आश्वासन। आश्वासन इज रिलेटेड टू भरोसा। अब यहां पर जब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसा आदमी आ करके किसी को भरोसा दिलाता है, तो उस बंदे का उस चीज के ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है।
वो उसके ऊपर आसानी से भरोसा कर पाता है, विश्वास के साथ और निश्चित होकर के उस चीज के साथ आगे बढ़ पाता है। रीजन बीइंग, दिस इज अ सिंबल ऑफ अश्योरेंस। ठीक है, दिस इज अ सिंबल ऑफ अश्योरेंस, एंड अश्योरेंस बाय अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इज, कह सकते हैं, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल थिंग्स इन कंट्री। मोदी जी ने यही बोला था, सीए की सिग्नेचर उनके सिग्नेचर से ज्यादा वैल्यूएबल है। रीजन बीइंग, एक सीए का सिग्नेचर किसी भी फाइनेंशियल फिगर के ऊपर भरोसा दिलाता है। कल को जाकर के अगर हम अनएथिकल प्रैक्टिसेस हटा दें, एक कंपनी है जो 1 साल पहले चालू हुई और उसकी सेल नजर आ रही है 100 करोड़, तुम मानोगे? मन में डाउट आएगा कि एक ही साल में 100 करोड़ कैसे। लेकिन नीचे अगर कोई सिग्नेचर अगर सीए हो जाए, अब भरोसा आ गया। अब डाउट भले ही थोड़ा तो होगा, बट मेजोरिटी अब तुम्हें क्या होगा कि नहीं, ये सच है। तो एक सीए की सिग्नेचर की वैल्यू ये है कि वो चाहे तो किसी भी चीज को यहाँ पर तुम्हें भरोसा दिला सकता है, तुम्हें ये बता सकता है कि वो चीज सच है, वो सच्चाई का आश्वासन दे। बात समझ आ रही है? अब आश्वासन देता है तो आश्वासन किसी को देना पड़ेगा। अब यहाँ पर कोई बंदा होगा तो हम आश्वासन देने आए हैं। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक पार्टी होगी, अज्यूम करते हैं मिस्टर ए। ठीक है, दूसरी पार्टी है मिस्टर बी, और तीसरी पार्टी है मिस्टर सी ए। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से सुनना। मिस्टर ए की ना, समझो, एक शॉप है। ये शॉप उसने मिस्टर बी को यहाँ पर चलाने के लिए दे दी, तुम बैठ करके इसे ऑपरेट करो। क्या करो? तुम बैठ करके इसे ऑपरेट करो। तो समझो मिस्टर ए की यहाँ पर रामदास पेट में एक समोसे की दुकान थी। ठीक है, मिस्टर ए इस दुकान पर नहीं बैठता है, मिस्टर बी बैठता है। बट मिस्टर बी का काम क्या है कि दिन भर का जो गल्ला होगा, मतलब दिन भर का जो रेवेन्यू होगा, वो रेवेन्यू उसको प्रॉपरली सही हिसाब से बिना चोरी किए पैसे के वैसे ला करके मिस्टर ए को देना है, जिसके बदले मिस्टर बी को हर महीने की सैलरी मिलती है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे होते हैं अरेंजमेंट्स। बट मिस्टर ए को शक तो हो सकता है कि आदमी मुझसे पैसा तो नहीं चुरा रहा। अगर मिस्टर ए को ये शक होगा कि आदमी मुझसे पैसा चुरा रहा है, तो उसके पास क्या ऑप्शन है? कोई जाए और जा करके, तो मिस्टर ए का कजन था मिस्टर सी ए, चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, नाम है सी ए। ये जो मिस्टर सी ए था, इसको बोला गया तू जा और दुकान में जा करके बैठ और चेक कर तो सही से यहाँ पर पैसे का संभाल रहा है या। अब सवाल ये आता है कि अगर मिस्टर सी ए दुकान में डायरेक्टली जा करके बैठ जाए, मिस्टर बी तो काम करेगा बराबर, उसकी नजरों के सामने तो सही काम करेगा, जैसे ही वो नजरों से दूर हो जाएगा तो यहाँ पर क्या करेगा? गड़बड़ कर देगा। तो देयर नीड्स टू बी एन एलिमेंट ऑफ सस्पेंस, मिस्ट्री और सरप्राइज, कि मिस्टर बी को पता ही ना चले कि मिस्टर सी। तुम बताओ काम कैसे? तुम्हें एक दुकान में सुबह से लेकर शाम तक का पूरा रेवेन्यू चेक करना है, और ये रेवेन्यू चेक करके देखना है कि एंड में गले में बैलेंस नजर आ रहा है या। अब कैसे चेक? इमेजिन करो, ये टेबल है, ये गल्ला है, ठीक है? यहाँ से समोसे जा रहे हैं, यहाँ से कैश आ रहा है।
समोसे का स्टॉक कैसे मेजर करोगे सुबह सुबह? ठीक है, ठीक है। तो पहला तरीका बता दिया गया कि हम यहाँ पर ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक के हिसाब से सेल को एस्टिमेट करेंगे। बराबर, ठीक है। दूसरा तरीका, ठीक है, बट वो रेट्रोस्पेक्टिव समझ लो 3 साल से ये मिस्टर बी ही दुकान चला रहा है। अगर नहीं चला रहा होता तो मैं एक बार रेट्रोस्पेक्टिव फिगर्स के साथ आगे बढ़ जाता। और क्या तरीका है? भी लगा लो। और क्या तरीका है? अपना एक इंसाइडर डाल दो। क्यों ना मिस्टर सीए को समोसे का नया शेफ बना करके घुसेड़ दिया जाए दुकान के अंदर में, और वहीं पे बैठ करके देख ले। सर ए चला जाएगा, सीए चला जाएगा, क्या बंद करके? शेफ बंद करके। और शेफ ज्यादा हो गया ना, हलवाई बंद करके। ठीक है, क्या बन के? हलवाई बन के। फिर और क्या किया जा सकता है? सोचो, तरीके बहुत होते हैं। सप्लाई चेक करेंगे मतलब? ये, ठीक है। और बस इतना ही? अनरजिस्टर्ड है। अब बोलो, इतने समोसे नहीं बिक रहे उसके? और क्या कर सकते हैं बताओ? सोचो, दिमाग लगाओ। 10 सेकेंड है, नहीं तो क्लोज करते आगे बढ़ते। कैसे पकड़ोगे फिर बी की? ठीक है, तो यहाँ पे हमें रॉ मटेरियल से ही करना पड़ेगा इसके। आलू कितने किलो था, मैदा कितने किलो था, उससे कितने समोसे बन सकते हैं, और वो समोसे बिकेंगे तो कितना पैसा आएगा। तो वो प्रोसेस हो चुकी है, सीटीवी हो चुका है, रेट्रोस्पेक्टिव फिगर्स एंड अपना एक जासूस गुस्सा भी है। ठीक है, कितना सफिशिएंट अभी के लिए समझे? अब मुझे बताओ, क्या इन प्रोसेसेस से मिस्टर सीए के पास सबूत इकट्ठा हो जाएंगे? अजूम करते सीसीटीवी छुपा के लगाया बिना मिस्टर बी को बताया, क्या इसके पास सबूत इकट्ठा हो जाएंगे? अगर उसने चोरी करी होगी तो क्या अब मिस्टर सीए के पास मिस्टर बी के खिलाफ सबूत आ जाएंगे? बराबर। अगर उसने चोरी नहीं करी होगी तो भी उसके पास सबूत आ जाएंगे, बट मिस्टर बी के फेवर में। क्या इन सबूतों के हिसाब से क्या मिस्टर सी ए जज कर सकता है कि मिस्टर बी चोर है कि नहीं? एक बार उसने जज कर लिया तो अब अपना ये जजमेंट किसको बताएगा? को मिस्टर ए को। मिस्टर ए को बताने के बाद क्या मिस्टर ए अब निश्चित हो सकता है? यस। तो यहाँ पर ध्यान से अगर तुम देखो, तो जो मिस्टर ए थे, मिस्टर बी थे, और मिस्टर सी ए थे, ये 3 पार्टियां थी। इन 3 पार्टियों में पहली पार्टी मिस्टर ए, जिसका यहाँ पर कह सकते हैं कुछ इंटरेस्ट लगा हुआ है। इंटरेस्ट लगा हुआ है मतलब किसी तरीके का स्टेक यहाँ पर लगा हुआ है, का पैसा लगा हुआ है। ठीक है, की दुकान है,
तो उसका यहाँ पर क्या लगा हुआ है, बेसिकली एक तरीके से एक लगा हुआ, उसको संभालने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए उसने किसी को यहाँ पर बिठाया हुआ है। बट जब मैनेजमेंट ने सही से काम किया या नहीं किया, इस चीज को चेक करना था, तो हमने यहाँ पर ए को भेज दिया, जिसको हम यहाँ पर कह सकते हैं अश्योरर। क्या कह सकते हैं? अश्योरर। मिस्टर ए को हम कह सकते हैं अश्योरी। क्या कह सकते हैं? अश्योरी। मतलब ये भरोसा दिला रहा है, ये भरोसा दे रहा है। और किसके रिगार्डिंग? मिस्टर बी सही से काम कर रहा है या। इन तीनों लोगों के बीच में ये जो पूरा अरेंजमेंट हुआ है, इस पूरे अरेंजमेंट को हम कह सकते हैं अश्योरेंस एंगेजमेंट। मतलब ये तीनों एक एक्टिविटी में इन्वॉल्व हुए हैं, और इस पूरी एक्टिविटी का एक ही मकसद है कि हमें यहाँ पर क्या चाहिए? क्या चाहिए? अश्योरेंस। ये अश्योरेंस यहाँ पर चाहिए किसको? मिस्टर ए को। किसके अगेंस्ट में? मिस्टर बी के। और ये कौन ला करके देगा? मिस्टर, कौन ला करके देगा? मिस्टर सीए। ये जो मिस्टर सीए है, कह सकते हैं कि यहां पर जब ये अश्योरेंस दे रहा है, तो ये अश्योरेंस उसका काम है। अब उसका काम है तो अभी मैं धंधा तो नहीं बोलूंगा, अच्छा नहीं लगता, अच्छा शब्द देना पड़ेगा। अच्छा शब्द देना पड़ेगा तो इस शब्द को हम क्या बोलेंगे? हम इसको बोलेंगे प्रैक्टिस। क्या बोलेंगे हम इसे? प्रैक्टिस। एक सीए क्या करता है? प्रैक्टिस। तो जो बंदा प्रैक्टिस करता है, अगर मैं पूछूं कि इसका यहाँ पर तुम पर्सोनिफिकेशन, मतलब पर्सोनिफाई करके यहाँ पर इसका वर्ब फॉर्म बताओ, तो बंदा बन जाएगा प्रैक्टिशनर। क्या बन जाएगा ये बंदा? प्रैक्टिस। तो मिस्टर सीए को आज से हम क्या बोलेंगे? प्रैक्टिस। क्या बोलेंगे हम? प्रैक्टिशनर। और प्रैक्टिशनर का काम क्या है? अश्योरेंस दिलाना। क्या दिलाना? अश्योरेंस दिलाना। अश्योरेंस किसको दिलाया जा रहा है? अश्योरी को। अश्योरी को हम यहां पर बोलेंगे यूजर। क्या बोलेंगे हम इसे? यूजर। बाय यूजर, क्योंकि यहां पर वो मिस्टर सीए का जो यहां पर प्रैक्टिसिंग एक्सपीरियंस है, वो उसका इस्तेमाल करने, वो उसका यूज करने, तो हम इसे क्या बोलेंगे? यूजर। और फिर यहां पर हमारा मिस्टर बी, मिस्टर बी को हम यहां पर बोलेंगे मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मतलब यहाँ पर इसे कुछ काम दिया गया है, कोई जिम्मेदारी दी गई है, उस जिम्मेदारी को यहाँ पर उसे निभाना है। और हम यही चेक करना चाहते हैं एज मिस्टर ए कि उसने अपनी जिम्मेदारी निभाई या नहीं निभाई। तो हम इसको मैनेजमेंट के साथ साथ बोल सकते हैं रिस्पॉन्सिबल पार्टी। क्या बोल सकते हैं हम इसे? रिस्पॉन्सिबल पार्टी। अब जब मैंने तीनों को नाम दे दिया है, तो इस पूरे एंगेजमेंट को करते हैं। रीस्टेट करने जाऊं तो यहां पर एक पार्टी है जो रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए हम उसे बोलते हैं रिस्पॉन्सिबल पार्टी। बट ये रिस्पॉन्सिबल पार्टी अपना काम सही से कर रही है या नहीं कर रही है, इसे किसे जानना है? यूजर को। बट यूजर को अगर ये जानना है कि रिस्पॉन्सिबल पार्टी ने अपना काम किया या नहीं किया, तो वो खुद से ना जान करके यहाँ पर किसी एक्सपर्ट का इस्तेमाल करेगी। जिस एक्सपर्ट का इस्तेमाल किया जाएगा, उस एक्सपर्ट को हम क्या बोलते हैं? प्रैक्टिस। क्या बोलते हैं हम उसे? प्रैक्टिस। तो तीन पार्टीज कौन कौन सी है? पहली यूजर, दूसरी रिस्पॉन्सिबल पार्टी, और तीसरी प्रैक्टिस। यहां पर रिस्पॉन्सिबल पार्टी को
जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर क्यों? क्योंकि इस पूरे एंगेजमेंट का मेन सब्जेक्ट क्या है? इसका काम चेक करना। तो दिस इज द कोर सब्जेक्ट मैटर, जिसको यहां पर चेक करेगा कौन? प्रैक्टिशनर। किसके लिए चेक करेगा? यूजर के लिए, ताकि वो उसे क्या दे सके? अश्योरेंस। क्या दे सके? अश्योरेंस। बराबर। लेकिन अगर हम वापस उस सामान की दुकान पर जाए और पहला तरीका अगर हम अपनाएं, विच इज हम स्टॉक के हिसाब से पूरी चीज को चेक करें, तो मुझे बताओ, एज अ प्रैक्टिशनर, क्या मेरा काम समोसे बनाना है? क्या मुझे पता है कि समोसे बनाते समय कितना आलू लगेगा, कितना मैदा लगेगा? कौन बताएगा? कौन बताएगा? यूजर। क्योंकि यूजर को ये चीज पता है, तभी तो उसने यहाँ पर ये सारी चीजें एस्टेब्लिश करके मिस्टर बी को वहां पर बिठा दिया। तो यूजर इज अवेयर ऑफ दीज फैक्ट्स। तो यूजर को मुझे कुछ यहाँ पर सेट बेंचमार्क्स देने पड़ेंगे। क्या देने पड़ेंगे? कुछ सेट बेंचमार्क्स। इन बेंचमार्क्स पर बेस्ड मैं चीजों को चेक कर पाऊंगा, जैसे कितना आटा, कितना मैदा, कितना आलू एक्सेट्रा। ये पूरा स्टैंडर्ड दे देगा। जैसे फॉर एग्जांपल 1:5 का आलू का रेशियो, उसके अगेंस्ट में 1 इज का स्पाइसेस का रेशियो, ऐसा उसने रेशियो दे दिया, मुझे एक बेंचमार्क दे दिया। इस बेंचमार्क के हिसाब से मैं पूरे कैलकुलेशंस करके चीज चेक करूंगा। बात समझ आ रही है? तो ये जो मेरा सब्जेक्ट मैटर होता है, सब्जेक्ट मैटर क्या है मेरा? आलू का, सॉरी, समोसे का सेल। ये जो मेरा समोसे का सेल है, मेरा सब्जेक्ट मैटर, मैं इसको जब मैं टेस्ट करूंगा, जब मैं इसे चेक करूंगा, तो मैं किसके अगेंस्ट में करूंगा इसको चेक? बेंचमार्क के अगेंस्ट। किसके अगेंस्ट में? बेंचमार्क के अगेंस्ट। यानी मेरा जो यहाँ पर प्रैक्टिशनर है, ये प्रैक्टिशनर क्या करने जा रहा है? कुछ बेंचमार्क के अगेंस्ट में सब्जेक्ट मैटर को टेस्ट करेगा, जिससे वो यहाँ पर अपना जजमेंट बनाएगा किसके ऊपर? रिस्पॉन्सिबल पार्टी के ऊपर। और इस रिस्पॉन्सिबल पार्टी के ऊपर का जजमेंट वो यहाँ पर किसे दे देगा? बट हमेशा हम यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल पार्टी की चेकिंग नहीं करते, है ना? क्योंकि ये तो दुकान का मामला था, तो मुझे आदमी पे भरोसा दिलाना था। बट हम हमेशा आदमी के ऊपर भरोसा दिलाने की बात नहीं करते। हम इस पे ये भरोसा दिलाने की बात करते हैं कि जो हमारा सब्जेक्ट मैटर है वो सही है या गलत है। अब मैं ये क्या बोल रहा हूँ कि अब मैं एक लेवल और ऊपर, अब समझो मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी है। यहाँ पर एक कंपनी है। इस कंपनी में बहुत सारे लोगों ने शेयर्स खरीदे, और शेयर्स खरीदने के बाद अब यहाँ पर इन्हें ये नहीं पता कंपनी सारे काम सही कर रही है, उनका पैसा सही से इस्तेमाल हो रहा है या। ऐसे केस में अब इन्हें क्या चाहिए? अश्योरेंस। क्या चाहिए इन्हें? अश्योरेंस। तो जब भी अश्योरेंस चाहिए रहेगा, तो हमें किसको बुलाना पड़ेगा? किसको बुलाना पड़ेगा? प्रैक्टिशनर को। तो किसको बुला लिया जाएगा? प्रैक्टिशनर। अब क्योंकि तुम्हारा लॉ में ऑडिट एंड ऑडिटर चैप्टर हो गया, इस प्रैक्टिशनर को हम क्या बोलते हैं? जो कंपनी की आकर के चेक करेगा, क्या बोलते हैं? ऑडिटर। यानी कंपनी के पास हम यहाँ पर भेजेंगे एक ऑडिटर, जो कंपनी की क्या करेगा? ऑडिट करेगा। कंपनी को ऑडिट करेगा, तो ऑडिट कैसे करेगा कंपनी? सवाल ये आना चाहिए। कुछ तो एक सब्जेक्ट मैटर फिक्स करना पड़ेगा, इस सब्जेक्ट मैटर को वो चेक करेगा। तो कंपनी में क्या चेक करे? बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, ध्यान से सुनना, तुम्हारा जवाब है, मेरा नहीं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है।
बुक्स ऑफ, नहीं 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 नहीं, तुमने क्या बोला? बुक्स ऑफ अकाउंट्स, नहीं नहीं नहीं, तुमने से बुक्स ऑफ अकाउंट्स बोला। अब मुझे अब मुझे रिलायंस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स दिखा दो। प्लस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्यों? बुक्स ऑफ अकाउंट्स, नंबर वन, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का एक्सेस नहीं था, ठीक है। नंबर टू, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डेप्थ ट्रांजेक्शन अकाउंट्स दे भी दूंगा तो तुम क्या समझ लो? बुक्स ऑफ अकाउंट्स मतलब क्या होता है? डे बुक, लेजर्स, किसी को बुक्स ऑफ अकाउंट्स बोला जाता है? दे देता हूँ, पढ़ पाओगे? सोच लो। बैंक जैसी बैंक स्टेटमेंट, ट्रांजेक्शन। मुझे बताओ, बुक्स ऑफ अकाउंट्स काम की तो नहीं, क्या क्या चेक कराएंगे? टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लोगों ने कहा पोजीशन पता चलती है, उसमें बैलेंस शीट वगैरह होती है, दोनों एक ही चीज है। पोजीशन मतलब एज ऑन अ पॉइंट, क्या पर क्या सिचुएशन। बैलेंस शीट कैसी होती है? एज ऑन अ डेट। क्या सिचुएशन है मतलब कितने असेट्स है, कितनी लाइबिलिटीज। तो पोजीशन मतलब बैलेंस शीट। बैलेंस शीट है इसलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस, ये क्या दर्शाता है? परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस भी पता चल जाएगा, पोजीशन भी पता चल जाएगा, बस इतना ही काफी है। कैश फ्लो स्टेटमेंट, पैसा कहाँ से कैसे फ्लो हो गया, ठीक है, बस काफी है। बुक्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट होती है। क्या बोल रहे हो? स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, इन तीनों चीजों को मिलकर के स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स बोला जाता है। कैसा है ना, अकाउंट्स मतलब लेजर, लेजर को खत्म किया जाता है, ट्रायल बैलेंस बनाई जाती है, ट्रायल बैलेंस से बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस और कैश फ्लो बनाया जाता है, विच इज नथिंग बट अ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। ऐसे तुम्हारे बेसिक खिले हुए हैं, तो ये क्या हो गए तुम्हारे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में तुमने बोला बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो, सफिशिएंट ना? नोट्स टू अकाउंट्स, ठीक है। अब सब कुछ फुलफिल कंप्लीट। जल्दी बोलो, 10 सेकंड दे रहा हूँ, 10, 9, 8, 7, 5, 4, 2, 1। सब तो आ गया ना, सब कुछ खत्म, पक्का? नो वंडर तुमको एएस समझ में नहीं आया। डिस्क्लोजर नामक एक चीज जो तुम हर एएस में आखिरी में छोड़ देते हो ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, डिस्क्लोजर्स। अब ये मत बोलना डिस्क्लोजर्स तो नोट्स में आ गए, दोनों अलग चीज। कैसे अलग है? कैसे अलग है? नोट्स और डिस्क्लोजर्स कैसे अलग है? फिर से बोलना। अरे बोलो। गलत हुआ तो क्या हुआ? गलत होगा तो आदमी को करेक्ट किया जाएगा, तो लाइफ टाइम। आर यू श्योर अबाउट दैट?
तुम्हारा कहना है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नजर नहीं आ रहे उसके रिगार्डिंग डिस्क्लोजर दिए जाते हैं, तो मतलब डिस्क्लोजर के नाम पे तुमने खाली एक ही एस पढ़ा है, एस 26 कंटिंजेंट लाइबिलिटी, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं है उसे डिस्क्लोज किया जाता है। हम्म, आर यू श्योर? हमेशा कंप्लायंस ना हो तो ही डिस्क्लोज? हाँ, नाउ आई विल टेल यू। नोट्स में हम दो टाइप की इंफॉर्मेशन, एक वॉलेंटरी और एक ऑब्लिगेटेड। वॉलेंटरी मतलब अपने हिसाब से तुम्हें अब जो चीजें बतानी है वो बता दो। ऑब्लिगेटरी आर द डिस्क्लोजर्स mandated by accounting, बराबर। और दीज आर डिस्क्लोजर। अच्छा, डिस्क्लोजर सिर्फ केस से नहीं, और भी जगहों से आ सकते हैं, बट उस पर डिस्कशन में कल परसों कर। बट नोट्स मतलब वॉलेंटरी एंड ऑब्लिगेटरी। मेन मुद्दे पे आते हैं, ये चीजें चेक करानी है। हर सवाल पे लेयर लेयर उतारते जाओ, प्याज के छिलके उतारते चलो, और हर छिलके को। तो मुझे बताओ, बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश फ्लो, नोट्स, डिस्क्लोजर सी क्यों दिखाने हैं ऑडिटर? ठीक है, ठीक है। आ, अगर मुझे ये जानना है साल भर में कंपनी क्या क्या की, सारी चीजें, आज वो कहाँ तक मतलब कह सकते हैं मेजोरिटी ऑफ इट्स ऑपरेशन एंड एक्शन आर रिफ्लेक्ट। उसने सेल करी कितनी साल भर की जाएगा, उसके ऊपर केस ठुक गए, लाइबिलिटी आ गई, कंटिजेंट लाइबिलिटी जाएगी। उसके पास यहाँ पर बहुत सारा कैश पड़ा है, बैलेंस शीट जाएगा। उसने यहाँ पर नया नया लोन उठाया है, बैलेंस शीट जाएगा। यानी साल भर में उस अफेयर करे, आखिरी जितनी पोजीशन बनी उसके रिगार्डिंग आगे पीछे की सारी इंफॉर्मेशन आती है फाइनेंस। इसीलिए जब यहाँ पर एक ऑडिटर को अपॉइंट किया जाता है टू ऑडिटर कंपनी, तो वो ऑडिट किस चीज करता है? फाइनेंशियल। बात समझ आ रही है कि उसका सारा कच्चा चिट्ठा जिसको बोलते हैं ना, सब खुल जाएगा कैसे? सिर्फ एक फाइनेंशियल। बात यहां तक क्लियर हो गई? ठीक है। अब यहां पर एक वेन डायग्राम बना रहा हूं, ध्यान से देख। वेन डायग्राम पता है क्या होता है? क्या लिखा मैंने यहाँ पर? एंगेजमेंट। क्या लिखा मैंने यहाँ पर? एंगेजमेंट। एंगेजमेंट मतलब यहाँ पर जो भी काम एक प्रैक्टिस करता है हम उसका बोलते हैं। ये जो एंगेजमेंट्स है, अब ये एंगेजमेंट्स यहाँ पर बेसिकली दो तरीके के होते हैं। एक जिसको हम बोलते हैं अश्योरेंस, दूसरा जिसको हम बोलते हैं नॉन अश्योरेंस। एक प्रैक्टिशनर काम के लिए बता रहा हूँ, तो हमेशा जरूरी नहीं भरोसा दिलाने के लिए
कि मेरे से कुछ काम नहीं हो सकता है मैं उससे काम करवाने, जैसे फॉर एग्जांपल समझो एक कंपनी, बड़ी सी कंसोलिडेटेड अकाउंटेंट, यहाँ पर एक प्रैक्टिशनर बुला लिया और उसको क्या बोला, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल दे दे, भरोसा दिलाया क्या, ये क्या हो गया, नॉन अश्योर्ड। लेकिन अगर मैं उसे बोल दूं कि आ और आ करके इसका ऑडिट कर, ये क्या हो जाएगा, इंश्योरेंस। अगर मैं उसे यहाँ पर आकर के बोलूँ, यहाँ पे आकर के उसको क्यों कर, क्या हो जाएगा, इंश्योरेंस। या फिर मैं उसको बोलूँ कि कुछ और अदर चीजें हैं उनको चेक करके दे, क्या हो जाएगा, इंश्योरेंस। बात समझ आ रही है? तो यहाँ पर एक प्रैक्टिशनर यूजुअली इन तरीके के अश्योरेंस इन्वॉल्व होता है, और उसके अलावा जो एंगेजमेंट वो नॉन अश्योर। बात समझ आ रही है? तो एक प्रैक्टिशनर क्लासिफाई करे तो पहले तो दो तरीके के एंगेजमेंट्स में एंटर कर सकता है, पहला अश्योरेंस एंगेजमेंट, दूसरा नॉन अश्योरेंस। अश्योरेंस एंगेजमेंट में पहला हो सकता है ऑडिट, दूसरा हो सकता है रिव्यू, और तीसरा हो सकता है अदर अश्योरेंस। एंड उसके अलावा क्या हो सकता है, नॉन अश्योरेंस, जिसको ना हम यहाँ पर कह सकते हैं, हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करने जा रहे हैं, अश्योरेंस दिलाने जा रहे हैं क्या, हम इसको सर्विस सर्विस एंगेजमेंट बोल सकते हैं। बट यूजुअली ये जो एंगेजमेंट है, दीज आर रिलेटेड टू अश्योरेंस। अश्योरेंस सर्विस कैसे रिलेटेड, अश्योरेंस में जब ऑडिट होता है, रिव्यू होता है, या कह सकते हैं आइटम्स यूजुअली डेवलपमेंट बताया जाता है, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं रिलेटेड सर्विस। क्या बोलते हैं हम इसे, रिलेटेड सर्विसेज। तो यहाँ पर एक प्रैक्टिशनर जिन एंगेजमेंट्स में इन्वॉल्व होता है, दोज कुड बी इधर ऑडिट, यू, अदर अश्योरेंस एंगेजमेंट्स और सर्विस। अश्योरेंस तो तुम्हें पता है, एक पार्टी को हम क्या दिला रहे हैं, भरोसा दिला रहे हैं, यहाँ पर जो रिस्पॉन्सिबल पार्टी है उसने सब्जेक्ट मैटर्स को सही से, बात समझ आ रही है? ये जो तुम्हारा अश्योरेंस या नॉन अश्योरेंस, ऑल ऑफ दीज आर इन द स्कोप ऑफ अ चार्टर्ड, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट यहाँ पर ये सारे काम कर सकते। तो मैं ये कह सकता हूं कि अ सीए इज इक्वल टू प्रैक्टिशनर, अ सीए इज इक्वल टू प्रैक्टिशनर। लेकिन अ प्रैक्टिशनर is always greater than an auditor. A practitioner is greater than a viewer, other assurance engagements, or even related service. क्योंकि प्रैक्टिशनर सारे काम कर सकता है और ये उनके कामों की लिस्ट है। बात समझ आ रही है? ये सारी चीजें मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूं, क्योंकि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऊपर जब इन सारे कामों को करने की पावर दे दी जाती है, तो हर पावर के साथ यहाँ पर रेगुलेशंस आते हैं। पावर के साथ रेगुलेशन आते हैं, मतलब बात है फाउंडेशन, रेगुलेशन, ये या रेगुलेटर, ये सब तुमने कहाँ देखा, पंखे। कि अगर पंखे में रेगुलेटर ना हो और उसे बोल दे कि हवा में रह करके तो गोल गोल घूमना है, तो वो हेलीकॉप्टर बन जाए तो दिक्कत हो सकती है ना।
हमें उसे क्या करना पड़ेगा, रेगुलेट करना पड़ेगा, लिमिट में रखना पड़ेगा। और जब चीज को लिमिट में रखना है कि तुम्हें पावर तो दी है बट इस पावर का मिसयूज ना करो, तो पर क्या डालने पड़ेंगे, रेगुलेशन। क्या डालने पड़ेंगे, रेगुलेशन। तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को जब हमने ऑडिट, रिव्यू, अदर अश्योरेंस एंगेजमेंट्स या रिलेटेड सर्विसेज की पावर दे दी कि तुम ये सारे काम कर सकते हो, पावर के साथ साथ रेट भी। अब रेगुलेट करना है किसी भी इंसान को, यहाँ पर अगर हमें संभालना है, सबसे पहले हम किसके पास जाते हैं, माँ के पास। अगर कोई बच्चा शैतानी करता है तो उसके सबसे पहले माँ के पास लेके जाते हैं कि क्या कर रहा है, बराबर। तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो इसकी मम्मी कौन, आईसीआई इज द मदर बॉडी ऑफ ऑल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। मदर बॉडी बोलते हैं ना इन्हें, हाँ या ना, पता था कि नहीं, नहीं पता था। आईसीआई इज द मदर बॉडी, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट यही पैदा करते हैं ना, तो दिस इज अ मदर बॉडी। ये जो मदर बॉडी है, अब इसे ही क्या करना पड़ेगा, रेगुलेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रेगुलेट करना पड़ेगा। अब जैसे कोई कंपनी होती है, तो कंपनी को रेगुलेट करने के लिए कंपनीज एक्ट होता है। अगर कोई पार्टनरशिप है तो उसको रेगुलेट करने के लिए पार्टनरशिप एक्ट है। अगर कोई यहां पर कह सकते हैं हम लोग टैक्सेशन लॉज है, तो रेगुलेट करने के लिए टैक्सेशन के एक्ट्स है, इनकम टैक्स एक्ट, जीएसटी एक्ट, आईजीएसटी एक्ट। तो उसी तरीके से ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, इन्हें रेगुलेट, हमें इनके लिए एक एक्ट बना, एंड दिस एक्ट इज कॉल्ड एज चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट। 1949। क्या है ये, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949। इस एक्ट द्वारा ये सारी की सारी पावर्स दे दी गई किसे, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट। किसे दे दी गई, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को। जब एक सीए पावर दे दी तो अब इसे क्या करना पड़ेगा, रेगुलेट करना पड़ेगा। अब जब रेगुलेट किया जाता है तो रेगुलेट करते समय यहाँ पर यूजुअली सेक्शन, रूल्स, नोटिफिकेशन, बट एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के सब्जेक्ट स्पेसिफिक मैटर्स को अगर हमें करना है, सारे रेगुलेट पर इस्तेमाल किया जाता है स्टैंडर्ड्स का। इसका इस्तेमाल किया जाता है स्टैंडर्ड्स का, इस्तेमाल किया जाता है स्टैंडर्ड्स। सेक्शंस नहीं है ये, रूल्स नहीं है ये, काम वैसा ही करेंगे, बट अब इन्हें क्या बोलेंगे हम, स्टैंडर्ड। और ये स्टैंडर्ड्स कौन बनाता है, आईसी। अब आईसीए बनाते तो ये सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर एप्लीकेबल है, चार्टर्ड के ऊपर, चार्टर्ड अकाउंट। अब अगर स्टैंडर्ड्स इसके लिए बनाए जाते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जिन जिन तरीके के काम करते हैं उन हर एक टाइप के काम को रेगुलेट, क्या क्या काम करते हैं, ऑडिट, रिव्यू, अदर अश्योरेंस, के बाद रिलेटेड सर्विसेज। तो इन सब को रेगुलेट करना है तो इन सब के लिए क्या बनाने पड़ेंगे, स्टैंडर्ड्स। ये बन जाएंगे हमारे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू, स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट एंड स्टैंडर्ड्स ऑन सर्विस, जिनको प्यार से लोग बुलाते हैं एस ए, एस आर ई, एस ए ई और एस आर एस। क्या बुलाते हैं, एस ए, एस आर ई, एस ए ई एंड एस आर एस, जिसमें से ये तीनों अश्योरेंस स्टैंडर्ड्स है, बराबर। अब ये तीन काम ही अश्योरेंस के, तो इसके स्टैंडर्ड्स अश्योरेंस स्टैंडर्ड्स रहेंगे, और ये नॉन अश्योरेंस स्टैंडर्ड्स। तो क्या तुम्हें लीगल स्ट्रक्चर समझ रहा है,
लीगल स्ट्रक्चर ऐसा है कि सबसे ऊपर है आईसीएआई। आईसीएआई ने अपने एक्ट के पावर के द्वारा क्या निकाले, स्टैंडर्ड्स। ये स्टैंडर्ड्स यहाँ पर दे दिए गए किसके लिए, ऑडिटिंग, रिव्यू, अदर अश्योरेंस एंगेजमेंट्स एंड रिलेटेड सर्विसेज, ताकि जब भी ये सारे काम किए जाए कैसे किए जाए, रेगुलेटेड तरीके से। ठीक है। अब रेगुलेशन का मतलब ये नहीं होता है एक्सेस पावर को ही कंट्रोल, एकदम कम भी नहीं चलना चाहिए। पंखा लगाया घड़ी के कांटे जैसा, वो चलेगा क्या? तो रेगुलेशन मीन्स ना एक्सेस हो और ना ही अंडर हो। बात समझ आ रही है? दैट इज रेगुलेशन। तो स्टैंडर्ड जो है यहाँ पर कुछ चीजें बताएंगे कि बेयर मिनिमम इतना तो करना पड़ेगा एंड इतना ज्यादा करने की जरूरत। बात समझ आ रही है? पक्का? अब यहाँ पर तुम लोग आ सकते हो अपनी किताब के ऊपर और अपनी किताब में तुम लोग आ जाओ पेज नंबर 8 के ऊपर। आगे सब लोग पेज नंबर 8 के ऊपर। पेज नंबर 8 बेसिकली बात करता है मीनिंग ऑफ अश्योरेंस। हमारे पेज पे है वो कि नहीं है? सॉरी मैंने 8 गलती से बोल दिया, 5 5 5, सॉरी 5 पर आ जाओ, पेज नंबर 5। आगे एक अश्योरेंस एंगेजमेंट मतलब यहाँ पर क्या होता है कि एक प्रैक्टिशनर है। कौन है? एक प्रैक्टिशनर है। जो प्रैक्टिशनर अपना जजमेंट बनाएगा, जजमेंट बनाएगा मतलब अपना कंक्लूजन बनाएगा। इस कंक्लूजन को वो यहाँ पर एक्सप्रेस करेगा। एक्सप्रेस करेगा मतलब बताएगा। बताएगा किसको? ये बताएगा यूजर को। बताएगा यूजर को, ताकि उसका कॉन्फिडेंस बढ़े। क्या बढ़े? उसका कॉन्फिडेंस बढ़े। तो इसको डिजाइन इस तरीके से किया जाता है कि यूजर का कॉन्फिडेंस बढ़े। बात समझ आ रही है? other than the responsible party about the outcome of the evaluation or measurement of a subject matter against the criteria। मतलब कि यहां पर डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस किसका बढ़ा रहे हैं? इंटेंडेड यूजर का। किसके अगेंस्ट में? रिस्पॉन्सिबल पार्टी के अगेंस्ट में, ताकि यहां पर वो बता सके रिस्पॉन्सिबल पार्टी ने जो सब्जेक्ट मैटर बनाया था, जब ऑडिटर ने उसे इवैल्यूएट या मेजर मतलब उसे चेक किया, उसे टेस्ट किया अगेंस्ट अ क्राइटेरिया, उस पे उसका क्या कंक्लूजन बना, उस कंक्लूजन को वो यूजर को बता देता है, ताकि यूजर का यहाँ पर कह सकते हैं कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। अब यूजर को कॉन्फिडेंस, रीजन भी, अगर समझो यूजर एक इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर इन द फॉर्म ऑफ शेयर होल्डर, और उसे यहाँ पर एक कंपनी के फाइनेंशियल, जब उस पर चेकिंग की और उसके ओपिनियन देखा, तो वो यहाँ पर कॉन्फिडेंटली अपना डिसीजन ले सकता है कि उसे यहाँ पर इन शेयर्स को सेल करना है, होल्ड करना है, या और ज्यादा बाय करना। ये किस पर बेस्ड लेगा? सब्जेक्ट मैटर पर बेस्ड ये डिसीजन लेगा। बट सब्जेक्ट मैटर कैसा होना चाहिए? टेस्टेड एंड इवेल्युएटेड। ये काम कौन करके देगा उसे? अश्योरर। अश्योरर मतलब प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिशनर सब्जेक्ट मैटर को करेगा, सब्जेक्ट मैटर को चेक करके अपना कंक्लूजन एक्सप्रेस करेगा। किसे एक्सप्रेस करेगा? यूजर को, ताकि वो यहाँ पर ये देखे कि सब्जेक्ट मैटर रिस्पॉन्सिबल पार्टी ने यहाँ पर सही से बनाया है क्या, एंड हाँ तब से वो अपना डिसीजन ले पाए। अब सब्जेक्ट मैटर सही से बनाया है क्या, ये कर है। ये जो डिसीजन लेगा सेलिंग, होल्डिंग या बाइंग का, वो बेस्ड ऑन फाइनेंशियल। यूजर कौन है? शेयर होल्डर। होल्डर फाइनेंशियल।
आ रहा है क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करी जा रही है। प्रेजेंट कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कहाँ पर? एजीएम के अंदर। तो हम कह सकते हैं कि फाइनेंशियल कौन बना करके ला रहा है? कंपनी का मैनेजमेंट। ये जो कंपनी का मैनेजमेंट है, जब यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रस्तुत कर रहा है एजीएम में, पटाखे फोड़, क्या ये फाइनेंशियल को देखने वाला भी तो कोई, ये देखने के लिए कौन आता है? प्रैक्टिस। कौन आता है? प्रैक्टिस। प्रैक्टिशनर का काम क्या है? सब्जेक्ट मैटर को टेस्ट कर, सब्जेक्ट मैटर के ऊपर ओपिनियन बनाए कि सब्जेक्ट मैटर सही है या गलत है। सब्जेक्ट मैटर क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है या गलत है, इस पे अपना वो क्या बनाएगा? कंक्लूजन। और इस कंक्लूजन को यहाँ पर वो किस देगा? यूजर को, ताकि यूजर कॉन्फिडेंस के साथ अपना, बात समझ आ रही है? तो बेसिकली जो हमारा प्रैक्टिशनर है वो ओपिनियन देता है। क्या देता है? ओपिनियन। ओपिनियन मतलब क्या होता है? अपना मत देना। मत मतलब कि अपने ख्यालात को प्रस्तुत करना। ऑडिटर ने जब सारी चीजें देखी परखी, मन में ख्याल बने, ये ख्याल को जब वो आगे एक्सप्रेस करेगा, हम उसे क्या? ओपिनियन। जैसे जब भी हम किसी से एडवाइस मांगते हैं तो अपना क्या देते हैं? ओपिनियन देते हैं, उनके सोचने के तरीके में क्या करना चाहिए। यहाँ पर ये क्या देते हैं? ओपिनियन। किसके ऊपर? जो तुम्हारे सब्जेक्ट मैटर है वो सही से बनाया। तो यहाँ पर ये ओपिनियन देते हैं अबाउट अ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। और ये इंफॉर्मेशन किसको, ये इंफॉर्मेशन पे ओपिनियन किसको देते हैं? यूजर्स को। क्योंकि इसी इंफॉर्मेशन पर बेस्ड यूजर जो है कॉन्फिडेंट डिसीजंस। बात समझ आ रही है? तो अगर हम देखें तो प्रैक्टिशनर का काम है अश्योरेंस देना, रिस्पॉन्सिबल पार्टी का काम है सब्जेक्ट मैटर बनाना, एंड यहाँ पर यूजर्स का काम क्या है? डिसीजन लेना। और डिसीजन उन्हें क्या चाहिए? कॉन्फिडेंस। क्या चाहिए उन्हें? कॉन्फिडेंस। बात समझ आई? पक्का? ऐसे एक अरेंजमेंट को, ऐसे एक सिचुएशन को हम बोलते हैं एंगेजमेंट। एंड इट इज एन एंगेजमेंट ऑफ, क्या बोलते हैं हम इसे? एंगेजमेंट ऑफ अश्योरेंस या अश्योरेंस एंगेजमेंट। बात समझ आ रही है? एक अश्योरेंस एंगेजमेंट के यहाँ पर टोटल कितने एलिमेंट्स होते हैं? 5 एलिमेंट। कितने एलिमेंट्स होते हैं? 5 एलिमेंट। सबसे पहला, अगर हमें यहाँ पर किसी भी अरेंजमेंट को कैटेगराइज करना है कि वो अश्योरेंस एंगेजमेंट है या नहीं, तो अगर 5 एलिमेंट मैं अश्योरेंस एंगेजमेंट हूँ, वरना मैं उसको अश्योरेंस एंगेजमेंट। बात समझ आ रही है? 5 एलिमेंट्स है तो अश्योरेंस एंगेजमेंट है 5 एलिमेंट। और अगर अश्योरेंस एंगेजमेंट की वो स्टैंडर्ड्स, बात समझ आ रही है? तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा क्या मैं अश्योरेंस एंगेजमेंट बोल सकता हूँ। एंड अगर मुझे किसी चीज को यहाँ पर कैटेगराइज करना है या आइडेंटिफाई करना है एज अश्योरेंस एंगेजमेंट, सबसे पहली चीज 3 पार्टीज आनी। एक प्रैक्टिशनर होना चाहिए, एक रिस्पॉन्सिबल पार्टी होनी चाहिए और एक इंटेंडेड होना। जिसमें प्रैक्टिशनर, ये जो बंदा है वो क्या देता है? अश्योरेंस देता है। रिस्पॉन्सिबल पार्टी क्या करती है? सब्जेक्ट मैटर को प्रिपेयर करती है। और यहाँ पर यूजर क्या करते हैं? तो यहाँ पर इनके लिए ही अश्योरेंस रिपोर्ट बनाई जाती है और ये उस हिसाब से। तो अगर किसी अरेंजमेंट में ये टाइप के लोग हैं जो ये टाइप के काम कर रहे हैं, कौन सा? प्रैक्टिशनर क्या कर रहा है? अश्योरेंस दे रहा है। रिस्पॉन्सिबल पार्टी सब्जेक्ट मैटर बना रहा है और यूजर यहाँ पर डिसीजंस ले रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अश्योरेंस है, विच इज अ 3 पार्टी रिलेशनशिप। कौन सी 3 पार्टियां? प्रैक्टिशनर, रिस्पॉन्सिबल पार्टी और इंटेंडेड यूजर। अगर ये 3 पार्टियां है तो क्या बोल सकता हूँ? अश्योरेंस। एंड सब्सटेंस ओवर फॉर्म है, इसलिए यहाँ पर उसका मीनिंग दे रखा है कि प्रैक्टिशनर मतलब जो अश्योरेंस, यहाँ पर तुम्हारा रिस्पॉन्सिबल पार्टी जो सब्जेक्ट मैटर बनाए और यूजर जो। नंबर 2, यहाँ पर
एक एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट मैटर होना, ऐसा नहीं कि तीनों पार्टी मिल, सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए जिसको यहाँ पर बनाने की जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबल पार्टी को दी जाएगी और उसे चेक करने की जिम्मेदारी दी जाएगी किसे, प्रैक्टिशनर। बात क्लियर? ये इंफॉर्मेशन को एग्जामिन, एग्जामिन का मतलब क्या होता है, चेक करना। पेपर देते हो, एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन क्या किया जाता है, चेक किया जाता है, मतलब एग्जामिन। कौन एग्जामिन करता है, एग्जामिनर। यहाँ पर एग्जामिनर कौन है, प्रैक्टिशनर। बात समझ आई? इसके बाद नंबर 3 इज सूटेबल क्राइटेरिया। व्हाट इज सूटेबल क्राइटेरिया? तो यहाँ पर कुछ बेंचमार्क्स होते हैं, जिन बेंचमार्क्स के बेस पर हम सब्जेक्ट मैटर को, अगर मैं तुम्हें बोलूँ अगर ऑडिट चल रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करा जाएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करा जाएगा तो स्टैंडर्ड्स के हिसाब से चेक, गाइडेंस एंड लॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से चेक। क्या बोला जा रहा है, गाइडेंस लॉज रूल्स रेगुलेशंस, इस पर हम आएंगे कल के लेक्चर, कि कल के लेक्चर में सिर्फ ऑडिट पे डिस्कशन। तो तीसरा क्या होना चाहिए, सूटेबल क्राइटेरिया, मतलब सेट ऑफ बेंचमार्क जिसके अगेंस्ट हम किस चीज को चेक करने वाले हैं, सब्जेक्ट मैटर। नंबर 4 सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट के ऊपर भी बिना किसी जजमेंट, अलग बात, अग्रीड। चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो चाहे पर्सनल लाइफ हो, बिना एविडेंस के जजमेंट, अग्रीड। तो ऐसे केस में यहाँ पर प्रोफेशनल रिलेशनशिप बिल्कुल भी बिना एविडेंस के भी जजमेंट नहीं बनाना चाहिए। ऑडिटर का काम ही जजमेंट है। तो बोलते हैं जज नहीं करना चाहिए, बट ऑडिटर को जज करना पड़ता है, उसका काम ही वही है। तो अब जज करना है तो एटलीस्ट एविडेंस बेस्ड, और ये एविडेंस यहाँ पर क्वांटिटी में भी सही हो और क्वालिटी में, मतलब ज्यादा एविडेंस हो और ज्यादा एविडेंस के साथ साथ अच्छे नेचर का एविडेंस, बराबर। जैसे फॉर एग्जांपल ऑडिटर ने यहाँ पर मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी है, मिस्टर सी ने आकर के है वो अच्छा आदमी नहीं, अच्छा आदमी नहीं, 50 बार बोल दिया। क्यों नहीं है? क्योंकि वो टेढ़ी आग करके बात करता है। अब यहाँ पर क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों ही घटिया है। हमें यहाँ पर सही तरीके से अच्छी क्वालिटी और सही क्वांटिटी, बात समझ आ रही है? तो प्रैक्टिशनर जब कोई अश्योरेंस आता है तो वो यहाँ पर सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस को ऑब्टेन, इनके बेसिस पर अपने कंक्लूजन यानी कि जजमेंट बनाता है, जिस पर बेस्ड वो अपना ओपिनियन प्रेजेंट करता है। बात समझ आ रही? और जब हम बोलते हैं सफिशिएंट मतलब सही क्वांटिटी का एविडेंस और अप्रोप्रिएट मतलब सही क्वालिटी, पर बहुत डेप्थ में डिस्कशन हम करेंगे चैप्टर नंबर। इसके बाद यहाँ पर फिफ्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट, सारा काम कर लिया तो जो लिखा हुआ है वो सत्य है, वरना वो, बात समझ आ रही है? लिखा हुआ है तो सत्य है, वरना है ही नहीं। तो 5 एलिमेंट्स होंगे तो मैं उसे क्या बोल सकता हूँ, इंश्योरेंस, वरना नहीं बोल सकता। पहला एलिमेंट 3 पार्टी रिलेशनशिप। कौन सी 3 पार्टियां, प्रैक्टिशनर, नंबर 2 एक होना चाहिए उसमें सब्जेक्ट मैटर, नंबर 3 सब्जेक्ट मैटर को चेक करने के लिए सूटेबल क्राइटेरिया बेस्ड ऑन बेंचमार्क्स, नंबर 4 सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस, ताकि यहाँ पर जो अपना प्रैक्टिशनर ओपिनियन प्रेजेंट करे उसको कुछ बेस हो, है ना, बेसलेस ओपिनियन नहीं दे सकते। एंड लास्ट इज रिटर्न अश्योरेंस एंगेजमेंट रिपोर्ट, मतलब कि जो सारा काम किया लिखित में क्यों चाहिए, क्योंकि पावर तो सिग्नेचर में, सिग्नेचर तो लिखित में जाएगी, तो रिटर्न रिपोर्ट लगेगी। बात समझ आ रही है? पक्का? श्योर? 5 एलिमेंट्स होते हैं एक अश्योरेंस एंगेजमेंट में, उन्हें हम क्या क्या बोल सकते हैं, पहला
थ्री पार्टी रिलेशनशिप, नंबर 2 सब्जेक्ट मैटर, नंबर 3 suitable criteria, number 4 sufficient and appropriate evidence and return assurance। तो तुम थ्री वॉस के नाम से भी याद रख सकते हो। थ्री वॉस कैसे? थ्री पार्टीज है, डब्ल्यू से रिटर्न रिपोर्ट है, ए से अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट मैटर है, एस से सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस है और दूसरे एस से सुटेबल क्राइटेरिया। तो थ्री वॉस इज योर एलिमेंट्स ऑफ इंश्योरेंस। बात समझ आ गई? पक्का? श्योर? बचा हुआ पोर्शन अब हम कल रिज्यूम। कल हमारा डिस्कशन था ऑडिट के ऊपर, क्योंकि जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, आ गया एक प्रैक्टिशनर जो एंगेजमेंट्स करता है वो दो नेचर की होती है, तो अश्योरेंस या नॉन अश्योरेंस। अश्योरेंस में एक होता है ऑडिट, रिव्यू, अदर, और नॉन अश्योरेंस में रिलेटेड सर्विस। कल हम ऑडिट क्यों पढ़ेंगे या कल हम ऑडिट के बारे में डिस्कशन करेंगे? क्योंकि ना ही रिव्यू, ना ही अदर अश्योरेंस और ना ही रिलेटेड सर्विस फाइनल में यहाँ तुम्हें सिर्फ और सिर्फ ऑडिट। बट ये ऑडिट जानने से पहले अश्योरेंस एंगेजमेंट जानना जरूरी था, टाइप्स ऑफ एंगेजमेंट जानना जरूरी था, क्योंकि तुम ये जान लो कि अगर तुम पढ़ रहे हो तो बहुत बड़ी चीज का पार्ट है, का एक पोर्शन। बात समझ आ रही है? ठीक है, चलो अब कल मिलते हैं और कल